Hello, friends. I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the second part of accounting terminologies. Friends, in the first video of accounting terminologies, we discussed some terms which regularly used in accountancy. And today we are going to discuss the remaining terms which is regularly used in accounting. The first one is trade discount. Trade discount is a allowance which is given on the catalog price of the product, that is goods. This discount is allowed at the time of purchase or sales the goods. Friends, the this discount is not entered in the books of account. दोस्तों, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम हमेशा देखते हैं कि कुछ शॉप्स पे सेल या 50% ऑफ 40% ऑफ इस तरीके के बोर्ड लगे रहते हैं। तो जब हम मार्केट में ऐसे शॉप्स में हम विजिट करते हैं तो तब शॉपकीपर हमें प्रोडक्ट दिखाता है, गुड्स दिखाता है और उसको प्राइस टैग होता है, दैट इज़ द कैटलॉग प्राइस। और जब हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तब वो हमें उस कैटलॉग प्राइस मतलब जो प्राइस उसको लगाया है, टैग जो उस प्रोडक्ट को लगाया है, उस टैग में परसेंटेज जो उन्होंने कहा है जैसे 50% 40% उतना अमाउंट कम करके वो हमें वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो कैटलॉग प्राइस पर मिलता है इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और इस ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती नहीं है। दूसरा जो होता है कैश डिस्काउंट, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होती है। वाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट is deducted at the time of final payment of the product. That is to attract the customer or to encourage the customer for the prompt payment, the cash discount is given. Cash discount is calculated after deducting the trade discount. जी दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद जब कैश प्रॉम्प्ट पे मतलब कस्टमर प्रॉम्प्टली कैश दे, इसीलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट दिया जाता है और इसीलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट। Solvent means when the financial position of the person is strong or sound is called a solvent. That is, if the assets is more than liability, that is called the solvent position. दोस्तों, जब भी किसी पर्सन की फिनेंशियल पोजीशन साउंड होती है मतलब अच्छी होती है, जैसे कि उसकी एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है, तब हम उसे कहते हैं वो सॉल्वेंट है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, एक पर्सन के पास एसेट्स है 50 लाख्स की और उन्होंने लोन लिया है, उस पर्सन के पास लोन भी है, डेब्ट भी है, तो बोरोड अमाउंट है उसके पास 30 लाख्स। इसका मतलब है लैक्स जो 30 लाख्स बोरोइंग अमाउंट है वो पूरी पे करने के बाद भी वो आदमी सरप्लस में है, मतलब वो सॉल्वेंट है। तो जिसकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है उससे हम कहते हैं सॉल्वेंट। एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज इंसॉल्वेंट, मीन्स अ पर्सन्स हुज लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स इज कॉल्ड अ इंसॉल्वेंट पर्सन। जिस पर्सन की लायबिलिटीज ज़्यादा होती है लेकिन एसेट्स कंपेयरली कम होती है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इस पर्सन के पास एसेट्स है 20 लाख्स लेकिन उसकी डेब्ट है, मतलब उन्होंने बोरोइंग किया है, उसको लोगों को देना है 50 लाख्स, मतलब एसेट्स कम है और उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है।
तो ये जो पोजीशन किसी पर्सन की होती है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ईयर। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months, and in this period the books of account are maintained by the businessman. Earlier, this period of accounting year is a calendar year, that is starting from 1st January and ending on 31st December. That is the calendar year is the accounting year. But friends, as per Income Tax Act, the accounting year of a businessman now change. The accounting year of every business start on 1st April and ending on 31st March of the next year. So it is a period of 12 months, and every businessman prepare the financial statement for the particular accounting year. दोस्तों, अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स, तो अकाउंटिंग ईयर भी 12 मंथ्स का होता है। अर्लियर मतलब पहले कुछ साल पहले अकाउंटिंग ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता था। जैसे कि हमारा नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, सेम थिंकिंग से बिजनेस का भी अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलता था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जब से आया है तब से अकाउंटिंग ईयर जो है बिजनेस के लिए स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और अगले साल के 31 मार्च तक वो ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक जो 12 मंथ का पीरियड होता है इसे कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एसेट्स। फ्रेंड्स, assets means anything or a right owned by the proprietor and which have the monetary values. The proprietor have the ownerships and having the monetary value, that's called the assets. जिस थिंग्स को, जिस चीज को मॉनेटरी वैल्यू है और उसका ओनरशिप लिया है, इसे हम कहते हैं एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग की ओनरशिप अपने पास होती है और बिल्डिंग आप कब भी रियलाइज करने जाओ उसके आपको कैश कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसको मॉनेटरी वैल्यूज है, दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग इज अवर एसेट्स। सेम वे मशीनरी, कंप्यूटर्स, मोबाइल, ये भी अपनी एसेट्स हो जाती है। या फर्नीचर की बात कीजिए, इट इज़ ऑल्सो अवर एसेट्स माय फ्रेंड्स। तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं इन सबको मॉनेटरी वैल्यू है और इनका ओनरशिप्स हम परचेज करते हैं। फ्रेंड्स, एसेट जो होती है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिक्स एसेट, या तो उसे नॉन करंट एसेट भी कहा जाता है। उसके बाद है करंट एसेट्स और नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो चलिए देखते हैं ये तीनों एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है फिक्स एसेट, या उसे नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। द फिक्स एसेट मीन्स द एसेट विच गिव्स अस अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट is called as a fixed assets. For example, building. The another one is machinery as well as furniture. All these are gives us a long-term benefit and this is not reoccurring in nature. दोस्तों, जो एसेट्स हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए परचेस करते हैं या परचेस करते हैं उसे हम कहते हैं हमारे फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। और दोस्तों, ये नॉन रिकरिंग मतलब इसे हम बार बार परचेसिंग नहीं करते। जैसे कि बिल्डिंग, एक बार हमने परचेस कर ली फैक्ट्री की बिल्डिंग तो उसको कई साल तक हम यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेते हैं। हम हर साल बिल्डिंग परचेस नहीं करते हैं। सेम फर्नीचर के बारे में, सेम हमारे मशीनरी के बारे में है। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई है, फिक्स एसेट की, जो एसेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है और वो रीऑकरिंग मतलब बार बार हमें परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। अभी बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स मीन्स अ एसेट विच यूज्ड लेस देन 1 year और इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, इट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। जी दोस्तों, करंट एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स एक ऑपरेटिंग ईयर के लिए, मतलब जिसकी यूटिलाइजेशन 1 साल या 1 साल से कम होती है और वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि डेटर्स,
बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मतलब हमने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है और वो पैसे आना बाकी है, दैट इज द डेटर्स। तो एक बार वो पैसे आ गए कि हम फिर से उनको पैसे डिमांड नहीं कर सकते, तो इसका यूज जो होता है वो सिंगल टाइम होता है और विद इन अ ईयर हमें वो रिकवर करना होता है। तो डेटर मतलब करंट एसेट जो होती है उसका यूटिलाइजेशन लेस देन 1 ईयर होता है। नेक्स्ट वन इज फिक्टिशियस एसेट्स। फ्रेंड्स, fictitious assets means a asset which is not represented by tangibly possession of the property, and this asset is imaginary assets, but this asset have no realizable values। जी दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट्स टेंजिबली प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब जैसे बिल्डिंग हमें देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, मशीनरी हम देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। तो ये टेंजिबली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये एसेट्स को हम ऐसे दिखा नहीं सकते। जैसे बिल्डिंग हम दिखा सकते हैं, मशीनरी दिखा सकते हैं, वैसे हम फिक्टिशियस एसेट दिखा नहीं सकते। और दूसरी बात, ये इमेजिनरी एसेट्स होती है, उसको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। जैसे बिल्डिंग 10 साल के बाद भी आप बेच सकते हो, वैसे उस एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड फॉर 4 ईयर। 4 साल के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हम कभी भी कोई मीडिया से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 साल का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उनको 4 साल का पेमेंट दे देते हैं। तो उसका यूटिलाइजेशन 1 साल में होता है, लेकिन 3 साल का हम एडवांस पे करते हैं, तो इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, चलते आगे लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसमैन when the businessman is liable to pay the amount that is called the liability. For example, loan. When we taken a loan from any person, maybe financial institution, maybe your relatives, maybe your friend, it is our responsibility, we have to repay it. The another one is creditor. When we purchase the goods from creditors on credit basis, it is our responsibility, we have to repay it. Okay friends, तो ये होता है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ के भी दो टाइप्स है, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो अमाउंट देने के लिए बिजनेसमैन लायबल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिपे करना है, उससे हम कहते हैं लायबिलिटी। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को लोन रिटर्न करना है, या हमारे रिलेटिव से लोन लिया है, फ्रेंड से लोन लिया है, तो वो लोन रिटर्न करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर लायबल फॉर दैट, दैट इज़ अवर लायबिलिटी। या हमने किसी से क्रेडिट से गुड्स परचेस किया है, उसके पैसे देना बाकी, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स, तो वो हो गया हमारी लायबिलिटी, क्योंकि वी आर लायबल टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। तो ये जो लायबिलिटीज़ होती है दोस्तों, ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स लायबिलिटी और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। तो आइए देखते हैं फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिक्स लायबिलिटी मीन्स अ लायबिलिटी which is used for a long term purpose, or a capital which we use for the long term purpose is called as a fixed liability. For example, bank loan और डिबेंचर, दिस इज अवर फिक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों, जिस लायबिलिटी का यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा पीरियड के लिए करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ईयर के लिए करते हैं, तो हम उससे कहते हैं फिक्स लायबिलिटीज़। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया है, तो वो हमें 5 ईयर 6 ईयर के लिए पे करना है, तो वो होगा हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट होता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी मीन्स अ लायबिलिटी विच पेबल विद इन अ ईयर इज कॉल्ड अ करंट लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी हमें इमीजिएटली, मतलब कुछ समय के अंदर, दैट इज़ 1 ईयर पीरियड के अंदर हमें पे करनी होती है, उससे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये हम 2 साल 3 साल के बाद पेमेंट नहीं कर सकते, एक ही साल के अंदर हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमें पेमेंट करना होता है, इसलिए वो होता है अपनी करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। Friends, a liability which may rises in the future events. If the happening and non-happening of the future event creates the liability is called a contingent liabilities. This amount is not fixed to pay.
because it is depend upon the future events and that's why it is not shown in the balance sheets. दोस्तों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी अभी देना फिक्स नहीं है, वो फिक्स होने वाला है फ्यूचर के कुछ इवेंट के बाद। अगर वो इवेंट हैपनिंग होता है या नॉन हैपनिंग होता है, जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तब उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़, और इसीलिए इस लायबिलिटी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो नहीं करते। तो आइए इसके एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करते। देखिए, जैसे वर्कर लोगों ने, हमारे फैक्ट्री के वर्कर लोगों ने क्लेम किया है कि हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। एम्प्लॉय कहता है कि कॉम्पेंसेशन चाहिए, एम्प्लॉयर कहता है कि कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो वो केस चल रहा है कोर्ट में। तो कोर्ट में जब केस चल रहा है, जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक एम्प्लॉयर के लिए ये बन जाती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर फेवर में आ गया तो उन्हें वो लायबिलिटी एम्प्लॉय को देनी होगी, और एम्प्लॉय के फेवर में आया तो एम्प्लॉय को लायबिलिटी देना है, मतलब वो उनको तब देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर के फ्लेवर में आया तो उसको तब एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो लायबिलिटी है ये डिपेंड करती है फ्यूचर इवेंट के बाद। ये इवेंट पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, उसके बाद ये क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़। तो दोस्तों ये सारे टर्म्स थी अकाउंटेंसी की जो हमने 2 वीडियो में डिस्कस की। ये ज़्यादा थी इसलिए मैं 2 वीडियो में डिस्कस करना पड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। आपका वेलकम है, आपका सजेशन का वेलकम है। थैंक यू।